स्वागत है। और अर्थशास्त्र का पहला अध्याय अर्थशास्त्र का परिचय, जिसका आज हम भाग 6 पढ़ेंगे और 6 के अंदर पढ़ेंगे अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान। इससे पहले बच्चों, सारे जो भाग हैं हमारे इस वीडियो के नीचे उपलब्ध है। सभी वीडियो का लिंक उपलब्ध है, तो आप उनको देखते रहिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, कुछ डाउट लगे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, जिसे हम अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो बच्चों, अब आज हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान, यानी कि इकोनॉमिक्स इज साइंस और आर्ट। तो अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान। अर्थशास्त्र एक कला है या विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है बच्चों, अर्थशास्त्र की जो अध्ययन की प्रकृति, अर्थशास्त्र किस तरह का है, अर्थशास्त्र एक कला है या फिर एक विज्ञान है। तो इसकी अध्ययन की जो प्रकृति है वो किस तरह की है। तो इसकी जो अर्थशास्त्र की अध्ययन की प्रकृति है दो प्रकार की है। तो पहला अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में, इकोनॉमिक्स एज ए साइंस। अर्थशास्त्र कला के रूप में, इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। तो अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के, तो बच्चों क्या है कि अर्थशास्त्र में, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि अर्थशास्त्र में विभिन्न सिद्धांत और नियम होते हैं, जैसे मांग का नियम, पूर्ति का नियम, उत्पत्ति का नियम और लगान, ब्याज, मजदूरी का सिद्धांत। ये जो भी सिद्धांत हैं और जो नियम है, इन सब का जो प्रयोग किया जाएगा, तो किस प्रकार से अर्थशास्त्र एक विज्ञान है और कला है। तो बच्चों, जब अर्थशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, इकोनॉमिक्स एज ए साइंस, अर्थशास्त्र के सिद्धांत और नियम को जब वैज्ञानिक तरीके से होने वाला अध्ययन क्रमबद्ध, तथ्यपरक व तार्किक होते हैं, तो क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र की जो अध्ययन की जो प्रकृति है वो तथ्यपरक और तर्क आश्रित दोनों ही प्रकार की होती है। एक तो तथ्यपरक बच्चों और दूसरी होती है तर्क पर आश्रित। तो इसकी जो अध्ययन की प्रकृति अर्थशास्त्र की दोनों प्रकार की होती है, तथ्यपरक और तर्क आश्रित। यह तथ्यपरक बच्चों, जो कि हमने पिछले पार्ट में, पार्ट 5 के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि आगमन और निगमन विधियां। तो इसके अंतर्गत जो निगमन विधि थी वो तो क्या था कि वो तर्क के आधार पर उसमें आर्थिक विधियों का विश्लेषण किया जाता था। और तथ्यपरक यानी कि आगमन विधि के अंतर्गत, आगमन विधि के अंतर्गत जो समंक और तथ्यों के आधार पर अध्ययन किया जाता था, वही चीज़ है यहाँ पे, जो कि जिन विधियों का, नियम और सिद्धांतों को और विधियों को अर्थशास्त्र में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तथ्यपरक आर्थिक अध्ययन के लिए आंकड़ों और समंकों के आधार पर विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकालते हैं। आंकड़ों और समंकों के आधार पर जो विश्लेषण करेंगे और फिर उस पर निष्कर्ष करेंगे। इसके अंतर्गत क्या है कि जो तथ्यपरक है, इसमें सबसे पहले आंकड़ों का और समंकों का क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, फिर उनका वर्गीकरण करेंगे और फिर उनका विश्लेषण करेंगे। और उस आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है वो कैसा निकलेगा, तथ्यपरक आर्थिक अध्ययन, मतलब कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है उसके अंतर्गत। तो इसी प्रकार बच्चों, अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है को विज्ञान के रूप में माना जाता है। जब तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर जब अध्ययन किया जाएगा, तो उस समय अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी कहलाएगी बच्चों, कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान के रूप में। अब अर्थशास्त्र जो विज्ञान है, इसको कैसे विज्ञान है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि यथार्थमूलक और आदर्शमूलक। जो इसकी प्रकृति है, अर्थशास्त्र की प्रकृति को जब विज्ञान मानते हैं बच्चों, तो उस समय इसको दो भागों में बांटा गया। एक तो है यथार्थमूलक और दूसरा है आदर्शमूलक। तो यहाँ पे बच्चों यथार्थमूलक, जैसे कि जो कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट्स, तो कारण और परिणाम के आधार पर विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकालते हैं। कारण क्या है और उसका परिणाम क्या निकलता है, वो एक क्या है वर्तमान में, जैसे अर्थशास्त्र के विभिन्न नियमों में क्या है के द्वारा बताया गया है। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, यथार्थमूलक के अंतर्गत एट ए प्रेजेंट क्या है उसको बताया गया है। और इसमें कारण और परिणाम के बीच में, दोनों के बीच में रिलेशन बताया गया है, संबंध बताया गया है। तो इसी प्रकार से देखो, आदर्शमूलक जो अर्थशास्त्र है, मूल्यों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। आदर्शमूलक के अंतर्गत किसके आधार पर अध्ययन किया जाता है, मूल्यों के आधार पर, वैल्यू बेस्ड अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर जैसे यथार्थमूलक में क्या है, जैसे एक उदाहरण है, कारण और परिणाम दोनों को माना गया है। तो अब इसमें कारण क्या है, जैसे कि वस्तु की कीमत में कमी और वस्तु की मांग में वृद्धि। अब यहाँ पर बच्चों, वस्तु की जो कीमत में कमी एक क्या मानी गई है, कारण। तो वस्तु की कीमत में कमी और उस कमी के कारण क्या होगा, मांग
में उछाल आएगी, मांग बढ़ेगी, उसका परिणाम क्या निकलेगा, मांग बढ़ना। तो इस प्रकार से कारण और परिणाम किसके अंतर्गत, यथार्थमूलक के अंतर्गत। तो इसी प्रकार से बच्चों जब आदर्शमूलक जो अध्ययन पद्धति है क्या होना चाहिए, अब जैसे यथार्थमूलक जो है, यथार्थमूलक के अंतर्गत अध्ययन जो पद्धति है विज्ञान की, उसके अंतर्गत क्या है, और आदर्शमूलक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत क्या होता है, क्या होना चाहिए। जैसा कि इसके जो शब्द है आदर्शमूलक, इसके आधार पर ही पता चल रहा है कि क्या होना चाहिए। कि अर्थशास्त्र के विभिन्न, जैसे कि अर्थशास्त्र में जो भी अच्छे बुरे सही गलत, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, आदर्शमूलक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत होते हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, आदर्शमूलक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत आएगा। जैसे एक उदाहरण है कि अमीरों पर, अब बच्चों देखो, अमीरों पर अधिक कर व गरीबों पर कम कर। अब कौन सा, जैसे इनकम टैक्स है, जिसकी आय ज़्यादा होगी, आय के अनुसार जो कर लगाते हैं, आय ज़्यादा है, अमीरों की आय ज़्यादा होती है तो ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, और जिसकी आय कम होती है उसको कम टैक्स लगाया जाता है। तो ये किसका उदाहरण दिया गया है, आदर्शमूलक अध्ययन पद्धति का। अब अर्थशास्त्र कला के रूप में, इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, तो अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत और नियम है, जैसे सिद्धांत नियम मैंने शुरू में ही बता दिए थे, सिद्धांत कौन से हैं, नियम कौन से, जैसे मांग का नियम, पूर्ति का नियम, और सिद्धांत है ब्याज है, लगान है, ये सभी सिद्धांत है बच्चों। तो इन सभी सिद्धांतों को जब कला के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, कि जब मनुष्य कहाँ रहता है, समाज में रहता है ना, तो समाज के लोगों के व्यवहार के अंतर्गत देखकर अवलोकन के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। जब व्यक्ति क्या है, वे सामाजिक प्राणी है, और कहाँ रहता है, मनुष्य समाज में रहता है, और समाज में रहकर जो भी उसका आर्थिक व्यवहार है, उसका जो भी व्यवहार है, उस व्यवहार का क्या करेंगे, अवलोकन के रूप में ज्ञात किया जाता है। किसमें, कि अर्थशास्त्र एक कला है। कला का अर्थ है शारीरिक और मानसिक क्षमता से होता है। शारीरिक, अब इसमें दोनों, जब कला के रूप में जब अध्ययन करेंगे तो इसमें जब शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से व्यक्ति, मनुष्य क्या होता है, सक्रिय होता है किसी भी कार्य को करते समय। जब मनुष्य शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से सक्रिय होकर कार्य करेंगे तो वो कार्य क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम कार्य होगा। तो एक अच्छा उसका परिणाम निकलता है, तो वो क्या कहलाता है, एक कला कहलाती है। जैसे कि शारीरिक और मानसिक क्षमता जिसके द्वारा एक कार्य सर्वोत्तम या श्रेष्ठ तरीके से किया जा सके, तो वो क्या कहलाएगी, कला कहलाता है। इस प्रकार ये क्या है, कला एक विधि है, किसी भी कार्य को करने का एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक विधि है, किस तरह से इसको अच्छे से किया जा सकता है, इसका रिजल्ट ताकि अच्छे से अच्छे आए। अब आदर्शमूलक जो अर्थशास्त्र की प्राप्ति यथार्थमूलक अर्थशास्त्र के आधार पर करते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे आदर्शमूलक जो अर्थशास्त्र है की प्राप्ति यथार्थमूलक अर्थशास्त्र के आधार पर करते हैं, वो कैसे करेंगे, आदर्शमूलक, यहाँ क्या है, आदर्शमूलक अर्थशास्त्र की प्राप्ति जब हम करेंगे किसके आधार पर, यथार्थमूलक अर्थशास्त्र के आधार पर। कैसे करेंगे, अब यथार्थमूलक जो अर्थशास्त्र की जो अध्ययन पद्धति है उसके अंतर्गत किसको लिया गया है, क्या है, किसके अंतर्गत, यथार्थमूलक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत। और आदर्शमूलक के अंतर्गत हमने पीछे पढ़ा था क्या होना चाहिए। तो क्या है, अब क्या होना चाहिए, जैसे एक आदर्शमूलक जो अर्थशास्त्र है की जो प्राप्ति करेंगे तो वो यथार्थमूलक अर्थशास्त्र के आधार पर करते हैं। कैसे, हमारे पास किस रिजल्ट क्या है, परिणाम हमारे पास क्या है वर्तमान में, और उसमें क्या होना चाहिए, उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। तो ये है कि आदर्शमूलक जो अर्थशास्त्र की प्राप्ति यथार्थमूलक अर्थशास्त्र के आधार पर करते हैं। अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए कि प्राप्ति क्या है या क्या होता है के आधार पर करते हैं। तो क्या होना चाहिए वो किस आधार पर करते हैं, क्या है इसके आधार पर करते हैं। जैसे कोई विशेष कार्य है, गरीबी दूर करना। अब गरीबी दूर करना, गरीबी कैसे दूर करेगी, तो इसमें एक सर्वोत्तम या श्रेष्ठतम तरीके से प्राप्ति एक कला है। जब हम उसको सही तरीके से जो भी उसके जो भी नियम और सिद्धांतों को लागू करके, और अगर हम गरीबी को दूर करने में सक्षम होते हैं तो इसका मतलब वो एक तरीका है, कैसा है, एक सही और सर्वोत्तम तरीका है, वो क्या कहलाता है, कला होता है। अब अर्थशास्त्र के जो नियम और विधियों का प्रयोग करते हुए गरीबी को कम करना, नियम
और सिद्धांत है उनका, जो भी आर्थिक विश्लेषण की जो विधियां हैं, नियम है, इन सब का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, गरीबी कम करना है। तो अर्थशास्त्र कला होने को स्पष्ट करता है। और जब कला किस तरह का है कि जब हम गरीबी दूर करेंगे तो उसमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से क्या होगा, सक्रिय होकर कार्य करना पड़ेगा, तभी क्या कहलाएगा, उसमें क्या होना चाहिए, क्या है के आधार पर क्या होता है, क्या है के आधार पर क्या होना चाहिए, वो हमें एक अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, तभी सक्षम होंगे किसको, गरीबी को कम करना। तो वो क्या कहलाएगा, एक कला कहलाएगा। एक और उदाहरण है, देखिए, दैनिक जीवन की जो चुनाव संबंधी समस्याओं के सर्वोत्तम हल अर्थशास्त्र के नियम और विधियों का उपयोग करते हुए। तो आर्थिक विश्लेषण की जो विधियां और सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग करते हुए और दैनिक जीवन की चुनाव संबंधी समस्याओं का सर्वोत्तम हल निकाला जाता है, सबसे अच्छा हल निकाला जाता है। अब दैनिक जीवन की जो समस्या है, जैसे कि हम परिभाषाओं में भी पढ़ा था कि समस्याएं क्या होती हैं, समस्या होती है, जैसे अर्थशास्त्र के अंतर्गत मेन समस्या है कि साधन तो क्या है, यहाँ साधन सीमित है, साधन सीमित है, और आवश्यकताएं क्या है, आवश्यकताएं बच्चों असीमित है। ये हमने परिभाषाओं में पढ़ा था। यही एक समस्या है कि जैसे साधन सीमित है और आवश्यकताएं असीमित है। अब इनके बीच में जो आवश्यकताओं को क्या दी जाती है, आवश्यकता है ना, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता के आधार पर हम क्या करेंगे, उनको चुनाव करेंगे। आवश्यकताएं बहुत ही ज़रूरी होती है, उनको पहला क्रम देकर उनको पहले रखेंगे, और जो कम आवश्यक होगी उनको क्या करेंगे, हम आगे के लिए खिसका देंगे। तो इसी प्रकार से चुनाव, जो भी आर्थिक विश्लेषण की जो विधियां हैं और उन सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए जो दैनिक जीवन की जो चुनाव संबंधी समस्याओं का सर्वोत्तम हल निकाला जाता है। तो अर्थशास्त्र के नियम, विधियां, संतुष्टि अधिकतम करना और उत्पादन अधिकतम करना, लाभ अधिकतम करना, बेरोजगारी घटाना, आर्थिक वृद्धि एवं विकास करना, ये सभी किसके उदाहरण है बच्चों, कला। क्योंकि ये सभी जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये जो सभी उदाहरण दिए हैं, जैसे नियम और विधियाँ, इनके नियम और विधियाँ मैंने बताया। नियम कौन सी है, आर्थिक विश्लेषण की जो विधियाँ हैं हमने चौथे और पाँचवें पार्ट में पढ़ चुके हैं। वो उन विश्लेषण विधियों का प्रयोग करते हुए, आर्थिक विश्लेषण की जो विधियों का प्रयोग करते हुए नियम और सिद्धांतों के द्वारा संतुष्टि को अधिकतम करना। अब यहाँ पे संतुष्टि कब अधिकतम होती है, जैसे कि एक उपभोक्ता अपनी संतुष्टि कब अधिकतम करेगा, दी हुई आय पर, दी हुई कीमत पर संतुष्टि अधिकतम करेगा, तो वो भी मतलब संतुष्ट है। उत्पादन, एक उत्पादक क्या करेगा, उत्पादन अधिकतम करेगा और लाभ अधिकतम करेगा, और बेरोजगारी घटाएगा। बेरोजगारी घटाना यानी कि एक कला है, किस तरह से बेरोजगारी को कम करना है, और आर्थिक वृद्धि एवं विकास करना। आर्थिक वृद्धि एवं विकास, यहाँ आर्थिक जो वृद्धि है, इसका संबंध किससे है, जैसे कि कोई भी जो देश है और उस देश की आय में वृद्धि होना, जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना, उससे लिया गया है, संबंधित है। तो इसमें और विकास है, विकास में सभी जो सभी चीज़ों को, टोटली विकास को ध्यान में रखा गया है। जैसे गरीबी को विकास के अंतर्गत, एक देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका जब विकास करना है तो क्या करना है, बेरोजगारी है, सामाजिक तत्वों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो सामाजिक तत्वों को भी ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है, एक कला। तो उस समय अर्थशास्त्र क्या होगी, कला होगी। अब अर्थव्यवस्था देखो बच्चों, अर्थव्यवस्था सिंपल सी भाषा में अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, देखो अर्थव्यवस्था है जैसे एक ढांचा है, एक संरचना है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था। तो किसी, जैसे भारत देश की अर्थव्यवस्था है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, तो ये सब अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था का मतलब है कि उस देश में, देश के अंतर्गत वहाँ पर उपलब्ध जो भी क्रियाएं हैं, जैसे कि उत्पादन है, उपभोग है, निवेश है, सभी क्रिया संपादित की जाती है। और ये तीन क्रिया महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी, जैसे उपभोग है, उत्पादन है, विनियोग। उपभोग, उत्पादन और विनियोग। तो अर्थव्यवस्था की ये तीनों ही जो आर्थिक क्रियाएं कैसी होती हैं, महत्वपूर्ण मानी गई है ये आर्थिक क्रियाएं। तो ये आर्थिक क्रियाएं संपादित होती हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, सभी क्रियाएं संचालित होती हैं, क्या होती है,
संचालित होती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों अर्थशास्त्र क्या है, वो कहलाता है एक कला। यहाँ अर्थव्यवस्था हमने बता दिया, अर्थव्यवस्था किसी देश की आर्थिक संरचना है, एक ढांचा है जिसमें सभी क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं क्या की जाती है, संचालित की जाती है। जैसे उत्पादन है, उपभोग है और निवेश है, ये तीनों आर्थिक क्रियाएं महत्वपूर्ण है। और बच्चों सारी वीडियो हैं आपको उपलब्ध हैं और उनको देखते रहिएगा। और इससे आगे हम पढ़ेंगे, ये तो हो गया अर्थशास्त्र एक विज्ञान है या कला। इसके आगे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि इसकी मान्यताएं और आर्थिक जो नियम है उनकी कमियां क्या हैं। तो वो भी आपको हम जल्द से जल्द उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू।